वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस वंस अगेन। बायो क्लासेस में आप सभी बच्चों, सभी मित्रों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो रिव्यू ऑफ चैप्टर्स होने से पहले हमने शुरू किया था चैप्टर हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस दिस चैप्टर, ये आपका चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर 8 नंबर है। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया था। लेक्चर 1 में हमने बात की थी किसकी? लेक्चर 1 में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के मीन्स कौन कौन से हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, आज ये इस चैप्टर का दूसरा और लास्ट लेक्चर है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाकी पोर्शन हमारा हो गया था, हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो बच्चों शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें, और आप लेक्चर को ऑनलाइन ही वॉच करें। ठीक है, जिससे हमें भी इंकरेजमेंट मिले, हमें भी व्यूज़ मिले, ताकि और भी लेक्चर्स हम आपके लिए बना सकें। ठीक है, फिर से गुजारिश करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए, और चैनल को ऑनलाइन वॉच करें। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? When two parents are involved in reproduction, that type of reproduction is known as sexual reproduction. जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें क्या होगा? इस रिप्रोडक्शन में कंबाइनिंग ऑफ डीएनए होगा। दो पेरेंट्स के डीएनए, टू इंडिविजुअल्स के डीएनए कंबाइन होंगे टू इनटू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जब बनेगा तो इनके डीएनए आपस में मिलेंगे। ओके, अगर हर जेनरेशन में, अगर आप मैंने बोल दिया कि कंबाइनिंग ऑफ डीएनए है इस रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट इंडिविजुअल का, लेकिन अगर आप सोचिए कि हर जेनरेशन में कंबाइनिंग होती चली, डीएनए की कंबाइनिंग होती चली, नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ 2 थे, फिर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे इसके आगे? 8 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा डीएनए नहीं हो जाएगा? तो अगर प्रीवियस जनरेशन से, जब से नेचर शुरू हुआ हो, अगर तब से हम देखें कि अगर डीएनए ये जुड़ता गया होता, जुड़ता गया होता, जुड़ता गया होता, तो क्या हुआ होता? अब अर्थ पे केवल डीएनए ही रहा होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन फेज होती है, उसके पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है तो जो डीएनए सेल में प्रेजेंट होता है डुप्लीकेट स्टेज में, वो डिवाइड हो जाता है और गैमीट्स में सिंगल आता है। ठीक है, सिंगल डीएनए आता है। जैसे कि गैमीट्स फॉर्म कहाँ हो रहे हैं? गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो जो सेल है वो क्या है? डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है, डिप्लॉयड मीन्स 2n। 2n मतलब क्या हुआ कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में है। अगर ह्यूमन बीइंग के मान ले तो उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, है ना? ह्यूमन बीइंग्स में कितने हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। पेयर्स में क्यों कहा जाता है इनको? पेयर्स में इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि एक क्रोमोसोम है, इसी की तरह का दूसरा क्रोमोसोम होगा। ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। ठीक है,
इसी तरह के कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स हैं। तो ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ये पेयर्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको हम कैसे लिखते हैं? डिप्लॉयड, 2n के फॉर्म में लिखते हैं। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो डुप्लीकेट है ना, ये डुप्लीकेट्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस, एक ही तरह के क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, जितने भी पेयर्स में हैं ये सारे अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो एक गैमीट में पेयर का एक ही क्रोमोसोम आएगा, तो इसमें 23 क्रोमोसोम आया। दूसरे गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम आए, ठीक है, तो आधे रह गए ना। अब फिर जब ये यूनाइट होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर से ये कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। फिर इससे यूनियन के बाद जाइगोट बनेगा, उससे पूरी बॉडी बनेगी। फिर ये जब ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ये रिप्रोडक्शन करेंगे, तो ये फिर से क्या होंगे? गैमेट्स में 23 बना लेंगे। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम नंबर का रीएस्टैब्लिशमेंट होता है प्रायर टू रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिससे क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हर जनरेशन में मेंटेन रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लास्ट ईयर पढ़ा होगा आपने, उन्हें कहते हैं फेनेरोगैम्स। और जिनमें फ्लावर्स नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स। फेनेरोगैम्स में क्या क्या आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म में, प्लांट की जिसमें फ्लावर्स इस तरह के निकलते हैं। आप एक कंसिडर कर लीजिए, जो फ्लावर सबने देखा हो, गुड़हल का फूल, ठीक है, गुड़हल का फूल या सरसों का फूल, उसमें सबसे बाहर की ओर जो रोल होता है जिसे कहते हैं सेपल, ठीक है, सेपल्स कहते हैं। अगर सेपल्स को हम प्लूरल फॉर्म में कहें तो उसे कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर जो रोल होता है, जो चक्र होता है, वो क्या होता है? पेटल्स। पेटल्स को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? जितने पेटल्स हैं, प्लूरल फॉर्म है पेटल्स का, कोरोला, ओके। पेटल्स के बाद अंदर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है, और बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है स्टेमन। स्टेमन्स, ढेर सारे स्टेमन्स देखिए इस फिगर में है, ज्यादातर स्टेमन्स एक से ज्यादा होते हैं, और स्टेमन्स को एक साथ कहा जाता है एंड्रूशियम, ANDROECIUM, एंड्रूशियम, ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टेमन, दैट इज नोन एज एंड्रूशियम। इसके बाद अंदर बीच में जनरली 1 होते हैं, एक से ज्यादा भी, लेकिन बहुत से फ्लावर्स में होते हैं, ये होता है पिस्टल, ठीक है, ये क्या है? पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टल। पिस्टल को कार्पल भी कहते हैं और इसको गाइनीशियम भी कहते हैं, GNONOECIUM, गाइनीशियम भी कहा जाता है प्लूरल फॉर्म में। तो अब इसमें जो ये बाहर का रोल है, सेपल और पेटल, सेपल और पेटल, ये रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। और रिप्रोडक्शन में जो मदद करते हैं वो है स्टेमन और पिस्टल, इसलिए इसे कहते हैं एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नॉन एसेंशियल पार्ट, इनको रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है, लेकिन ये नॉन एसेंशियल ऐसे नहीं है। इनको नॉन एसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या मदद करते हैं? ये सेपल्स जो हैं, जब फ्लावर बड स्टेज में होती है तो फ्लावर्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, जो अंदर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से ये पेटल्स भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, साथ ही साथ
जब फ्लावरिंग हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, तो ये पेटल्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन इंसेक्ट्स का होता है जिससे कि पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन में मदद कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसे नॉन एसेंशियल पार्ट कहते हैं। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि या तो केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है या केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, या तो उसमें केवल स्टेमन होगा या तो केवल पिस्टल होगा, दोनों नहीं होंगे। इस तरह को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें केवल एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए, जैसे कि मेल फ्लावर का प्लांट अलग होगा और फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग होगा। जैसे कि पपीता है, वाटरमेलन है, इसमें क्या होता है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। इस तरह के फ्लावर्स को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं, जिसमें एक तरह का फ्लावर निकलता है, उसे हम कहते हैं डायोशियस। DIOCIOUS, डायोशियस प्लांट। डायोशियस मीन्स कि दो प्लांट, एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा, उसको प्लांट को हम डायोशियस कहेंगे, लेकिन फ्लावर को क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल। जैसे कि अभी हमने बात की थी गुड़हल की, हिबिस्कस, मस्टर्ड की, सरसों की, इसमें दोनों पार्ट्स होते हैं। जनरली फ्लावर्स में दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट्स, स्टेमन के पार्ट्स देखें। तो स्टेमन जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये देखा होगा आप लोगों ने क्लास में, इसमें दो पार्ट्स मेनली होते हैं। ऊपर के पार्ट को कहते हैं एंथर और नीचे के पार्ट को कहते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, जैसे कि आप जब गुड़हल के फूल के अंदर वाले पार्ट को छुएं तो अंदर उंगलियों पे येलो येलो पाउडर टाइप का स्ट्रक्चर उंगलियों पे चिपक जाता है। ये सारे क्या हैं, ये हैं पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, इन्हीं के अंदर मेल गैमीट होता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, जो कि ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, ऑन द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पिस्टल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज स्टिग्मा। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, जिससे होकर पॉलन ट्यूब अंदर जाती है, इसे कहते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे होती है ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है और ओव्यूल के अंदर एग पाया जाता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एग होता है। ओके, तो ये पार्ट जो होता है ये स्टिकी होता है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर के चिपकते हैं। यहाँ से पॉलन ट्यूब इस स्टाइल से होते हुए जाती है, कहाँ जाती है, एग तक जाती है। एग कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको क्लास का। अब पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन कई मीन से हो सकता है। हवा से हो सकता है, हवा चल रही है, फूल में से जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये उड़े और चले गए कहाँ, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, वाटर से तैरते हुए चले गए, या इंसेक्ट्स उस पे बैठे और इंसेक्ट के पैरों पे पॉलन ग्रेन्स चिपक गए और वहां से वो चले गए, दूसरे फ्लावर पे बैठा तो वहां पे चले गए। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है बहुत से मीन्स से। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हुआ कि सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, इसी के एंड्रोशियम से, ये अगर एंड्रोशियम है, ये सारे एंड्रोशियम्स हैं,
तो इसी एंडोशियम से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए अपने ही स्टिग्मा पे, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फूल के जो एंथर्स हों, ये एंथर्स हैं, ये ट्रांसफर हो जाए दूसरे प्लांट के फूल के स्टिग्मा पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन देखिए दो टाइप का हो सकता है, या तो वो ट्रांसफर हो रहा है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में, ओके, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन उसको भी कहते हैं एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फूलों के बीच में हो रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। उसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर ही होगा, सेम फ्लावर, वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एक ही प्लांट के दो फूलों के बीच भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिनेशन के बाद अब क्या स्टेप होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आ गए अब स्टिग्मा के ऊपर, पॉलन ग्रेन्स हैं ये, पॉलन ग्रेन्स में से पॉलन ट्यूब निकलेगा, ठीक है, पॉलन ट्यूब ये स्टाइल से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, ओवरी के ओव्यूल पोर्शन में। ये पूरा क्या है, ओव्यूल, ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक। ऑरेंज पोर्शन जो है ये आपका एम्ब्रियो सैक है। ऑरेंज पोर्शन के अंदर बहुत सारी सेल्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स हैं, अलग अलग है, ये एंटीपोटल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और यहाँ पर एक एग सेल है, ओके, एक एग सेल है और दो सिनर्जिक सेल्स हैं। अभी इसके बारे में मत जानिए, लेकिन आप ये समझ जान जाइए कि एक एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल है, ये एग सेल है, ये एग है, एक एम्ब्रियो सैक में एक एग है। तो और जब ये पॉलन ट्यूब नीचे आती है तो पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स, दो मेल गैमीट्स भी ट्रांसफर होते हैं इसके थ्रू, दो मेल गैमीट्स भी अंदर आते हैं, वेयर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ये ऑरेंज वाला बताया मैंने ना, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ये वाइट पोर्शन क्या है आपका, ये ओव्यूल है, और ये पूरा बाहर से आप देखेंगे तो ये पूरा क्या है, ओवरी है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब से होते हुए दो मेल गैमीट्स अंदर जाते हैं, जिसमें से एक यूनाइट कर जाता है एग से, और एक पोलर न्यूक्लियाई से यूनाइट करता है। इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये जानिए कि एक यूनाइट करता है एग से, ये एग से यूनाइट करता है और बनाता है जाइगोट, ठीक है, ये बनाता है जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ वन मेल गैमीट विद अ एग, that is known as fertilization. The result of fertilization is zygote. zygote एक सेल है, मिल करके ये एक सेल बना लेते हैं। जाइगोट दो सेल लेंगे, जाइगोट मिल करके एक सेल बना लेते हैं, तो जाइगोट इज यूनिसेलुलर। अब ये जाइगोट बहुत बार ऐसे ऐसे कटेगा, डिवाइड होगा, ठीक है, ये डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो, ओके, ये एम्ब्रियो ये फर्दर डेवलप होती हैं सीड में, ओके। तो ये सीड कहाँ से बन रही है, ये सीड बन रही है एग, फर्टिलाइजेशन के बाद बनाया ना सीड, तो ये ओव्यूल जो है वो चेंज हो गया किसमें, सीड में, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी जो थी किसमें चेंज हो जाती है, फ्रूट में, ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, ओवरी बाहर है, ये फ्रूट में चेंज हो गई। अंदर जो ओव्यूल पोर्शन, ये ओव्यूल पोर्शन जो है इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और एक सेल मैच्योर होकर के मतलब यूनाइट होकर के जाइगोट में, जाइगोट बनाया सीड, तो ये जाइगोट सीड बना रहे हैं। तो ओवरी के अंदर ओवरी बड़ी फ्रूट में और ओव्यूल बना सीड में डेवलप हो गया,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होते हैं फूल के जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, इसका जो स्टेमन पोर्शन होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारा गिर जाता है, ये सारे सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, केवल रह जाता है नीचे का ये पोर्शन जब फ्रूट बनता है, बाकी सब कुछ गिर जाता है सूख के, और ये पोर्शन रह जाता है जो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर सीड्स होते हैं। तो ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, और ओवरी डेवलप होती है, ओवरी डेवलप होती है इसमें, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। ठीक है, बाकी सब पोर्शन क्या होते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन बहुत से फ्रूट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें कि सेपल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान में आ रहा है आपके, जैसे कि मिर्च देखी होगी आपने, मिर्च में डंठल लगी रहती है ना, उसमें सेपल्स लगे रहते हैं, ऐसी होती है मिर्च। तो ये क्या होते हैं, सेपल्स। इसी तरह टमाटर होते हैं, उसमें भी लगे होते हैं, ब्रिंजल है उसमें भी लगा होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि सेपल्स परसिस्ट करती है, लेकिन ज्यादातर में गिर जाती है। परसिस्ट करना मतलब रह जाती है टिल फ्रूट स्टेज। सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट होता है या एम्ब्रियो होता है, जो जब उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती है, एप्रोप्रिएट कंडीशन मीन्स वाटर मिल जाए, वार्मथ मिल जाती है, तो क्या होता है कि वो जर्मिनेट करता है, सीडलिंग बनाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, जर्मिनेशन, जो कि फर्दर नया प्लांट बनाएगा। ओके, ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल मोड से होता है, प्लांट में आपने देखा था कि एसेक्सुअल मोड से भी था। एट द टाइम ऑफ टीनेज the human beings attain sexual maturity. Different changes takes place between different type of changes takes place in boys and girls. ये सब कुछ आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा, जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, जैसे बर्ड का निकलना, मॉस्टिचस का निकलना, menstruation cycle in girls. These all the different changes which takes place during sexual maturity. Okay. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल मेच्योरिटी आप बुक में से भी पढ़ लीजिएगा, उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। आपका पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने उसको स्लाइड में नहीं डाला है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर आर पेयर्स ऑफ टेस्टिस, पेयर्स ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, that is the main male reproductive organ. This testis they produce, ये क्या produce करते हैं, they produce sperms and as well as एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म्स। ठीक है, ये टेस्टिस दे आर कंटेन्ड इन द, ये एक बैग में रहते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी के बाहर होती है, विच इज नोन एज स्क्रोटम। ये बॉडी के बाहर क्यों होती है, बॉडी के बाहर होने का इसका रीजन है कि to maintain the temperature, because the temperature inside the abdominal cavity, जो पेट के अंदर का पोर्शन है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस टेम्परेचर पर स्पर्म्स मेच्योर नहीं होते हैं। That's why they are present outside the body where the temperature is around 2 degree centigrade or 3 degree centigrade lesser than the internal body temperature। ठीक है, तो स्पर्म का डेवलपमेंट प्रॉपरली हो इसलिए टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इनसाइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम, इसे कहते हैं स्क्रोटम। टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होती है विच इज नोन एज वास डिफरेंस। ठीक है, जो दोनों तरफ के टेस्टिस से अराइज होगी।
ये वास डिफरेंस ये ज्वाइन करती है आगे जाकर के यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा कहाँ से कनेक्टेड है? यूरेथ्रा देखिए ये कनेक्टेड है यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, विच कंटेन्स द यूरिन। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर विच कंटेन्स द यूरिन। So with the same tube, this vasa differentia that is attached with the urethra, ठीक है। वासा डिफरेंसिया आगे जाकर के यूरेथ्रा से अटैच्ड है। ये यूरेथ्रा किससे अटैच्ड है? ये यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से भी अटैच्ड है। तो यूरेथ्रा जो है ये दोनों चीज का ट्रांसपोर्ट कर रही है, यूरिन का भी ट्रांसपोर्ट कर रही है एज वेल एज द स्पर्म्स का भी ट्रांसपोर्ट कर रही है। इस यूरेथ्रा से होते हुए, यूरेथ्रा से जुड़े हुए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड्स दिख रहे हैं, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड रिलीज करते हैं, जो कि स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है एज वेल एज स्पर्म्स को मूवमेंट में मदद करती है, जिससे कि स्पर्म्स मूव करते हुए ये पेनिस रीजन में आ पाए, ठीक है। तो स्पर्म्स जनरेट कहाँ हुए? ये सिंथेसाइज हुए टेस्टिस में। फ्रॉम टेस्टिस दे गो थ्रू वास डिफरेंस, फ्रॉम वास डिफरेंस they are going to attach with the urethra. Urethra is passing through penis, and with urethra there are attached some glands to the urethra. Which glands? Prostate glands and seminal vesicles. What they are meant for? They provide nutrition as well as they help in the movement of sperms, ठीक है। So this urethra is the mean of transport of both the things, for the urine also as well as for the sperms also. जो sperms जो प्रोड्यूस होते हैं, sperm का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इसमें आगे एक हेड पोर्शन होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होती है लॉन्ग, विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टिल द एंड। Okay, so this is male reproductive system and testosterone का क्या काम है? जो टीन एज में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, these changes are due to this secretion of the hormone testosterone. Okay. Next is female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आप देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी की होती है। इस ओवरी से जुड़ा हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर इस रीजन को कहते हैं एम्पुला। दिस इज नोन एज एम्पुला। यहाँ से होते हुए ये एक बीच में पियर शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं यूटेरस। यूटेरस आगे जाकर जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, दैट इज नोन एज सर्विक्स, एंड एक्सटर्नल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, दैट इज नोन एज वेजाइना। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ओवरी जो होती है ये रिलीज करती है ओवा और एग एंड द हार्मोन व्हाट? The hormone estrogen. Similarly, testosterone, this estrogen is responsible for secondary sexual characters in female. ठीक है। जब गर्ल चाइल्ड जब बॉर्न होती है, that time also ovary contains thousands of immature eggs. By the birth only, they contain thousands of immature eggs, but not in males. मेल्स में ऐसा नहीं है, वो स्पर्म्स बर्थ के टाइम में उनमें नहीं होते हैं, दे अटेन ड्यूरिंग द टीनेज। लेकिन गर्ल चाइल्ड में दे हैव थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओवरीज के ऊपर ये बताया आपको, ये ओविडक्ट होती है, ठीक है, और ये वेजाइना है, दैट इज आउटसाइड ओपनिंग। व्हेन द फीमेल एग
विच कंटेन्स आई सेड ना कि गैमीट्स में कितने होते हैं, गैमीट्स में हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर। तो ये एक क्या है, गैमीट है, स्पर्म भी गैमीट है। तो फीमेल गैमीट है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे और मेल में 23, स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। व्हेन दे यूनाइट दे फर्टिलाइज एंड दे फॉर्म a zygote which will now have 46 chromosomes, 23 of mother and 23 of father chromosomes. They unite to form 46 chromosomes. By their development they form embryo, embryo हो गया, फिर इसके बाद development of complete body will take place. तो ये था female reproductive system. Fertilization in human beings. During intercourse, the sperm that enters through the vaginal portion, last slide में मैंने दिखाया था vaginal portion है, the male sperm that enters through the vaginal portion, and this sperm from the vaginal portion, through the vaginal portion, they enters here, where at the ampulla region. ठीक है, यहाँ पर स्पर्म्स जो है वो पहुंचते हैं और जो ओवरी से जो एग रिलीज हो रहा है वो इधर से होकर के यहाँ पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पर इस एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, अब ये जाइगोट, तो फर्टिलाइजेशन आपसे पूछा जाए तो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन आपका फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है। यहाँ से जाइगोट जो फॉर्म हुआ ये नीचे डिसेंड करता है, नीचे आता है और नीचे आकर के ये जो यूटरस पोर्शन था, यूटरस के दीवार पे आकर के चिपक जाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो जो है, ये जाइगोट जो है वो आकर के यूट्रस की दीवार पे अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इनसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिससे कि ये आराम से दीवार पे स्टिक कर सके। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें कि बहुत से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है जो कि एम्ब्रियो के वर्म से जुड़ी होती है, पेट से जुड़ी होती है, वर्म से जुड़ी होती है, जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है प्लेसेंटा से, एक तरफ प्लेसेंटा से जुड़ी है और एक तरफ बेबी के वर्म से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे तो ये प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करती है, मदर की बॉडी से, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के थ्रू फूड प्लेसेंटा से होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बेबी में चला जाता है। फूड जैसे ग्लूकोज है, डाइजेस्टेड फूड है, ये सब जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा डिजोल्व स्टेट में, और बॉडी से, बेबी की बॉडी से जो सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस जो बॉडी में बन रहे हैं इसके, ये वेस्ट सब्सटेंसेस निकल करके बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है, वो जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये मदर की बॉडी से बेबी में जाएंगे और जो रिमूवल सब्सटेंसेस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट विल कम फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो टू द प्लेसेंटा, टुवर्ड्स द प्लेसेंटा, जिससे कि वो फिर बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इस डेवलपमेंट में, चाइल्ड के डेवलपमेंट में, ह्यूमन बीइंग में चाइल्ड के डेवलपमेंट में कितना टोटल टाइम लगता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट टेक्स 9 months. This is known as gestation period. GESTATION, gestation period, इसी को gestation period कहते हैं। ह्यूमन बींग्स का 9 months है। जैसे अगर आप गाय की बात करें, काऊ की, तो उसमें 10 months है। तो इस तरह gestation period हर एनिमल्स का अलग अलग होता है। Then the child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. After this gestation period, the child is born through the vagina, passing through the cervix, through vagina, and this is known as parturition, by the contraction of the uterus.
एक टर्म है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ओवरी जो है वो हर मंथ में 1 एग प्रोड्यूस करती है, ईदर ऑफ द ओवरी, नॉट बोथ द ओवरीज, सो ईदर ऑफ द ओवरी दैट प्रोड्यूसेस 1 egg every month, and the uterus prepares and the uterus is prepared to get fertilized, so that the egg get, uterus जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है कि ये हर महीने जो एग आ रहे हैं that should be fertilized। इसको तो यूट्रस को प्रिपेयर क्या होना है फॉर इम्प्लांटेशन। फॉर इम्प्लांटेशन दे बिकम थिक स्पॉन्जी विथ ब्लड वेसल्स सो दैट दे कैन नॉरिश द एम्ब्रियो। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, दिस यूट्रस वॉल जो मोटी हो गई है, थिक हो गई है, ब्लड वेसल्स इसमें है स्पॉन्जी, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन दिस यूट्रस वॉल्स ब्रेक्स and the blood comes out through vagina. Blood and mucus comes out through vagina, which is known as menses. And this cycle takes place every month. That is also known as menstruation. Okay. If fertilization is being done, then the embryo get implanted in the uterus, and the menstruation cycle is not followed up till delivery, up till the parturition. Okay. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर डिजीजेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट दैट आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। These diseases can be of bacterial infection also, which infects their partners through sexual intercourse. These examples are gonorrhea, syphilis, कुछ viral infections हैं like warts, HIV, AIDS। HIV का full form क्या है? Human immunodeficiency virus। and AIDS का full form क्या है? Acquired immunodeficiency syndrome। क्या है ये HIV, AIDS? HIV जो है ये वायरस है और AIDS जो है उस सिंड्रोम को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये वायरस है। ठीक है, और एड्स क्या है? सिंड्रोम है। एड्स होता क्या है इसमें? एड्स जो है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है ना वो खत्म हो जाती है। इम्यूनिटी कैसे? इम्यून के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स आपने पढ़ा होगा, वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स में जो है वाइट ब्लड सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसमें ढेर सारी सेल्स हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं। उसमें एक टाइप की सेल्स है टी सेल्स, टी 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 लिम्फोसाइट सेल्स। तो ये जब टी लिम्फोसाइट्स, इस टाइप की जो लिम्फोसाइट्स हैं WBC, जो क्या है टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या होती हैं? इनको ये HIV वायरस इफेक्ट करते हैं, इनको किल कर देते हैं। जब ये टी लिम्फोसाइट्स किल हो जाती हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जिस भी कोई भी इन्फेक्शन जो हो, जो भी वायरस बैक्टीरिया हमारे आसपास होंगे वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे और हमारी बॉडी उसको झेल नहीं पाएगी। मतलब जो भी जर्म्स हैं, जर्म्स तो चारों ओर हैं, अभी भी हैं, लेकिन हम तो उनसे कॉम्बैट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी है। लेकिन जब टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं तो क्या होता है? तो हमारी बॉडी उनसे फाइट नहीं कर पाती है। तो एड्स में क्या होता है कि हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जो भी हमारे आसपास जो भी जर्म्स हैं उनसे जो बीमारियां हो सकती हैं वो सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए एड्स इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ सिंड्रोम। इट इज़ अ सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, जो भी वायरस बैक्टीरिया फंगस आपके आसपास हो उनके जो इन्फेक्शन से होगा वो हो जाएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है टीबी, क्योंकि टीबी के स्पोर्स इंडिया में, इंडिया के कंडीशन में बहुत ज़्यादा परसिस्ट करती है। तो हमारे यहाँ जो एड्स पेशेंट की मौत होती है वो ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वजह से होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी या कॉन्ट्रीसेप्शन जिसको कहते हैं। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए 3 मेन मेथड्स हैं, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड एंड सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड that consists of condoms, diaphragm, cervical caps, copper T. Condoms, these are used by men, and diaphragm, cervical caps and copper Ts, these are used by women. These are actually barriers so that the sperm could not come and unite with the egg. Next is chemical method. Chemical method like drugs, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे oral pills हैं या vaginal pills हैं, where the pills are kept in the vagina, and some oral pills which are being taken regularly. Some injections are there which could be taken to avoid pregnancy. These are chemical methods. Third method is surgical method. Surgical method में क्या होता है कि the vast difference जो ट्यूब है मेल्स में उसको कट कर दिया जाता है या उसको बांध दिया जाता है, उसको टाई कर दिया जाता है। दैट इज दिस मेथड इज नोन एज वेसेक्टोमी। या फिर फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब दैट इज टाइड और रिमूव which is known as tubectomy. This both methods is done by surgery. Vast difference because vast difference क्या है, that is the carrier of sperms from the testis to urethra. ठीक है, when it is tied then it will not go through the penis or urethra. Fallopian tube that is the basis for egg. So if it is tied then there is not the eggs will not enter into fallopian tube. But nowadays surgery is also used to remove the unwanted pregnancies. They are being misused for female fetuses. Female child अगर पहले से पता चल जाती है तो this surgery method abortion के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, due to this the female child sex ratio is declining in several societies in our interior regions of our country, in the rural areas of our country. The female sex ratio is declining, but according to the law, this sex determination test that is strictly prohibited. लेकिन तब भी बहुत से लैब इसे करते हैं और जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत से स्टेट्स में, सबसे ज़्यादा हरियाणा में फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है। ठीक है, तो उसमें प्रेगनेंसी के टाइम में ही ये एबॉर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी चैप्टर 8 में, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये चैप्टर आपका समझ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो हम करेंगे। अगर कोई दिक्कत हुई हो, आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ पूछिएगा और क्लियर कर लीजिएगा डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भेज करके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए, मुझे वॉच करने के लिए, कम्प्लीटली लास्ट तक वॉच करने के लिए। फिर से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। जिन मित्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, दूसरे सेक्शंस के बच्चों को जिन्हें पता नहीं है कि जिनको आप जानते हैं कि आपके ग्रुप में अटैच नहीं है, उनको आप ज़रूर ऐड करके और इन्हें ये वीडियोस शेयर कर दें जिससे उनको भी इससे मदद मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। चलिए फिर मिलेंगे अगले चैप्टर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।